होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है वहां पे? मैक्सिमम होती है। ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम। इसके बाद हमने बताया है कि कितने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी 90% मान सकते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की? 90%। अदरवाइज हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 85% की हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और हमारी 20 हो जाती है प्रोबेबिलिटी अगर हमारे 100% है। लेकिन हम इसमें क्या मानेंगे? 80%। इस परसेंटेज में हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है कि हमारे किसी स्थान पे या किसी स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम कितने टाइम तक एक ही स्थान में रहते हैं। जैसे कि हमारा एक घर होता है, घर पे और कॉलेज में हम जो है कॉलेज में कितने परसेंटेज रहते हैं, कितने टाइम के लिए रहते हैं? 7 से 8 आवर्स, इतने टाइम के लिए रहते हैं। लेकिन घर पे हम ज़्यादा टाइम रहते हैं, घर पे 12 आवर्स नाइट में रहते हैं, और उसके बाद क्या हम अदर्स फील्ड में घूमने भी चले जाते हैं, पड़ोसी के घर भी चले जाते हैं। तो इसका मीन्स है कि हमारी कितनी कितनी कहाँ कहाँ पर पोजीशन है, कहाँ कहाँ पर पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो उससे हमने क्या नाम दिया? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या नाम दिया हमने? प्रोबेबिलिटी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ होती है? न्यूक्लियस के आसपास होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक ऑर्बिट। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिट। क्लियर? द प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिट है उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें देखनी होती है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसी पॉइंट की, तो हम किसकी इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जिसे हम शो किससे करते हैं? साई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? साई से शो करते हैं। साई क्या होता है? ये होता है हमारा साई। साई को हम वेव फंक्शन बोलते हैं, तो साई से शो करते हैं। और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है किसमें? ऑर्बिट में। अगर हाई होती है, हाई होती है किसमें? ऑर्बिट। क्लियर? तो हम वहां क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? कम होती है, बहुत कम होती है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, किसी पोजीशन पे जब 0 हो जाती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो हम उसे क्या लिखते हैं? नोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोड। नोड लिखते हैं, या फिर हम उसे क्या बोल देते हैं? नोडल प्लेन बोल देते हैं। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? नोडल प्लेन भी बोलते हैं। क्लियर? तो हम इसमें याद रखना होगा कि ऑर्बिटल क्या होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? अबाउट 90%। क्लियर? और उस रीजन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल में किसी पॉइंट पे अगर हम प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करें तो किस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्लियर? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसे प्रोबेबिलिटी को हम शो किससे करते हैं? साइन से शो करते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में या किसी ऑर्बिट में किसी ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी हायर होती है, हायर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और दूसरा क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए
इसके बाद हमें क्या देखनी है, शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट करते हैं लिखने को, शेप ऑफ एस और वाई। ठीक है, किसकी देखेंगे शेप, हम एस ऑर्बिटल की देखेंगे। और एस ऑर्बिटल में क्या होता है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। हम बोल सकते हैं कि इस टाइप की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, स्फेरिकल। क्या बोलेंगे इसे, स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप का होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। और देखो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ पे भी पाया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी पाया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी पाया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी पाया जा सकता है, मतलब सब डायरेक्शनों में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। जबकि हमारा पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो इस टाइप की होती है, डबल टाइप होती है। डबल टाइप में यहाँ का इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड में पाया जाएगा एक्स में, ठीक है, एक्स में, वाई में, तीन डायरेक्शन में पाया जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है हमारा, इस टाइप से बताते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, इसे जेड मान लेते हैं। क्लियर, तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें कितनी डायरेक्शन में पाया जाएगा, टू डायरेक्शन में पाया जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में पाया जाएगा, कह सकते हैं कि हमारा पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डायरेक्शनल। पी क्या होता है हमारा, डायरेक्शनल होता है। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसी भी साइड जा सकता है। क्लियर, एक्स में जाए, पी में जाए, जेड, सॉरी एक्स में जाए, वाई में जाए या फिर जेड में जाए। लेकिन जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम इसे बोल सकते हैं नॉट डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल भी बोल देंगे। कोई डायरेक्शन नहीं होती तो नॉन डायरेक्शनल बोल देंगे। तो एस ऑर्बिटल वाला क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और कैसे डायरेक्शन क्या होती है, हर साइड में, हर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी हम न्यूक्लियस के बीच सेंटर में से जिस डायरेक्शन में भी चलेंगे उस डायरेक्शन में भी हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जब हमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर, अब इन्हें अगला बताया इसने कि अगर हम प्रोबेबिलिटी एट, ये वाला वर्ड भी था, द प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कैलकुलेट। इससे करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। किससे कैलकुलेट करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर, और ये कैसी शेप होती है इसकी, स्फेरिकल शेप का होता है। और आगे क्या लिखा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वन एस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड एट द मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसने कहा है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन से, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस यहाँ पर मैक्सिमम होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा जो एस लोग होता है उसमें क्या नॉट नहीं पाया जाता, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसी वजह से अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्या है हमारा वन एस, बीच में क्या है इसके न्यूक्लियस है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ये क्या है, वन एस है।
और इसके बाद अगर हम 2s बनाएंगे तो देखो इस टाइप से न्यूक्लियस बना देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ। इसके बाद फिर ऐसे बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी 0 हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखो इस वाली लाइन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस वाली लाइन पे बीच में नहीं है न्यूक्लियस में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बीच में ये जो स्पेस है, जो ये वाला व्हाइट वाला स्पेस है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है तो इसे हम क्या लिखेंगे, नोड लिखेंगे। ये बीच वाला स्पेस क्या है हमारा, इसे क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, नोड, ठीक है, नोड बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमें लिखना होगा, हाँ ये क्या चल रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो किसकी यहाँ पे चल रहा है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में क्या होगा, पहला तो ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, लिख सकते हैं हम, स्फेरिकल क्या होता है, शेप होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर हम, सेकंड पॉइंट हमारा बता रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के पास में ये क्या है, 1s ऑर्बिटल है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1s ऑर्बिटल ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, 1s, ये क्या हमारा 1s, 1s। तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये पूरा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब पाए जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, मैक्सिमम है, या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 2s लिखते हैं, अगर हम 2s लिखते हैं तो देखो 2s में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे न्यूक्लियस में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पाए जा रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन हमारी ऐसी भी आ जाती है जहाँ पर हमारा नोड आ जाता है। जब नोड आ जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। या ऑर्बिटल में जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, क्लियर। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, लेकिन ये व्हाइट जो स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, क्लियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नोड पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्लियर। ये किसका है, 2s का है। 1s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है, कह सकते हैं कि 90% हो जाती है, और कभी कभार यहाँ पे 1 भी आ जाती है, P=90%, P=1 भी बोल सकते हैं, क्लियर। लेकिन इन जनरल बोलेंगे 1, अदरवाइज 90% रहती है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं 99%, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेड़ के तरह नहीं है कि एक ही जगह खड़ा है वो एक ही जगह खड़ा रहेगा, पेड़ जैसे कहीं नहीं जा सकता, ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकते, एक जगह नहीं रह सकते, इसीलिए 99%, 98% यह
परसेंटेज, क्लियर। 88% भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है 90%। 1% कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्लियर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1% नहीं हो सकती। अगर 1% हो गई तो एक टाइप से पेड़ के तरह हो जाएगी कि जैसे पेड़ कहीं नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन भी कहीं मूव नहीं कर सकता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, क्लियर। तो इसीलिए इसका 2s का इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1s में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे 2s में जाते हैं तो कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या हो जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर इसमें नोड आ जाता है, नोड की पॉसिबिलिटी आ जाती है। और एक केस ऐसा आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। इसी टाइप से आप देख लो 3s का, 3s में देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद ये है और इसके बाद हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास में पॉसिबिलिटी होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, क्योंकि वाइट स्पेस हमारा क्या है, नोड है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मैक्सिमम। उसके बाद में आगे चलते हैं फिर डिक्रीज होती है और फिर आगे जाके फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। यही बता रहा हमारा क्या 3s वाला 3 पॉइंट हमारा क्या बताता है, यही बताता कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जहाँ 0 हो जाती है प्रोबेबिलिटी उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते थे। फिर आगे जाते तो हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है और फिर उससे आगे जाते तब डिक्रीज हो जाती है, फिर भी हमारा एक नोड पाया जाता है, ठीक है। ये पोजीशन पे आकर के क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उसे हम नोड बोलते थे या नोडल प्लेन बोलेंगे। फिर आगे जाते तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी फिर इंक्रीज हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जहाँ पर इंक्रीज होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, और जहाँ पर 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो नोडल प्लेन हो जाएगा या नोड हो जाएगा, क्लियर। तो देखो इसने यही किया है कि सेकंड पॉइंट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। तो 1s में कहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कहाँ पर मैक्सिमम होती है, नियर द न्यूक्लियस, इसके पास में न्यूक्लियस के पास में सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और द न्यूक्लियस इंक्रीज, अगर फिर दोबारा न्यूक्लियस के पास जाएंगे फिर इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। तो इसे ही बोलते हैं हम। इसके बाद में 3s में इसने क्या बताया, इन केस 3s इलेक्ट्रॉन द प्रोबेबिलिटी इज अगेन मैक्सिमम। दोबारा मतलब अगेन मैक्सिमम हो जाएगी नियर द न्यूक्लियस, इसके पास में न्यूक्लियस के पास में अगेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इसके पास में न्यूक्लियस के पास में। एंड देन डिक्रीज, अगेन डिक्रीज हो जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। वहाँ तक जाएगी जहाँ तक 0 नहीं होगा वहाँ तक डिक्रीज होगी। जब फिर 0 हो जाएगा तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो क्या अगेन क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। फिर उसके बाद में क्या, देन डिक्रीज, उसके बाद में फिर डिक्रीज हो जाएगी एज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के पास में जाएंगे तो फिर डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। कहाँ तक डिक्रीज होगी, 0 तक डिक्रीज होगी। 0 पोजीशन को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और जैसे न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। यहाँ तक समझ आया, आ गया, तुम्हें भी आ गया ना समझ। ऐसा तो नहीं कि बेकार बस ऐसे ही, चलो सही। इसके बाद में जो हमारा आता है नोड निकालने के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, हम इस पे ये लिख लिया, हटा दे
या बोल सकते हैं स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड के लिए कैसे निकालेंगे देखो, तो हमें क्या करना होता है कि हम क्या निकालते हैं, नोड निकालते हैं। क्लियर? नोड कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लो हम एस, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें एल की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम एस ऑर्बिटल के लिए हमारी एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या हो जाती है, एल की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? तो ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। एल क्या होता है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, अगर हम कहने लगे कि हमें इसमें एस ब्लॉक में क्या निकालना, हमें एस के लिए हमें क्या निकालना, रेडियल नोड निकालना। क्या निकालना, रेडियल नोड, या हम इसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल नोड। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, इस पर क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है। तो इसे कैसे निकालते हैं, n माइनस 1। तो n हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n क्या होता है, एजीमुथल। क्वांटम नंबर 1 क्या होता है, नंबर होता है। तो देखो ये वाला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बोलेंगे। क्लियर? ये क्या होता है हमारा, इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला, या फिर हम इसे यहाँ से लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें इसका पता चल गया, n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इक्वल टू क्या होता है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीन्स होता है कि n, इधर एक्सप्लेन कर देते हैं, n की वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं, फिर n की बता देते हैं। देखो हमें क्या बताना है यहाँ पे, ये s ब्लॉक है, s के लिए बताना, फिर उसके बाद p के लिए बताना, फिर उसके बाद किसके, d एंड f। क्लियर? क्या बताना, l की वैल्यू बतानी, l, इसके लिए भी l बताना और इसके लिए भी हमें l बताना। ठीक है? तो हमारा इसके लिए l क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए l क्या हो जाएगा हमारा, s के लिए l क्या होता है हमारा, 0 होता है। p के लिए l क्या होता है, 1 होता है। और d के लिए l क्या होता है, 2 होता है। और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ठीक है? तो ये तो हमें l की वैल्यू का पता चल गया। और इसके बाद हमें बताना है कि n की वैल्यू, या n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होती है, अगर चाहे n यहाँ पे, n की वैल्यू होती है यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होती है ना। तो ये n भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, n f लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, लिखो कि 5s। तो s क्या है हमारा, एक ऑर्बिटल है, ब्लॉक है, और p क्या है ये हमारा, सॉरी n क्या है, ये नंबर जो आया, n इक्वल टू इसमें कितना, 5 है। और l इक्वल टू कितना, s के लिए हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। ऐसे निकालेंगे। तो इसमें हम अगर नोडल प्लेन देखें या फिर रेडियल नोड देखें या स्फेरिकल नोड देखें, तो कैसे निकालेंगे, देखो नोड, रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस n-1 होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला। तो देखो n की वैल्यू हमारी क्या है, इसके अंदर s में 5 है, उनकी वैल्यू 5 लिख देंगे। n की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0 होती है। देखो n s
जाएंगे, देखो कितने -1 करेंगे और इसके बाद 4 नोड होंगे। रेडियल नोड कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम 5s को लें, अगर हम 5s लें तो इसमें नोड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर? कैसे हो जाएंगे? देखो एक तो न्यूक्लियस रहेगा ये वाला, ये 1s है, ठीक है। अगर हम 2s लिखेंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे, ये न्यूक्लियस एक नोड आएगा ये वाला नोड, ये 2s लिखिए। अगर हम 3s लिखेंगे तो देखो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला एक नोड, दूसरा नोड ऐसे बनेगा और तीसरा नोड हमारा क्या हो जाएगा? 3s। यहाँ पर लिख देते 3s। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं देखो यहाँ पर 4s बनाऊँ तो देखो कितने नोड हैं इसके अंदर? 4s के अंदर 3 नोड हो जाएंगे। तो देखो एक नोड तो हमारा ये वाला हो गया, एक नोड हमारा ये वाला हो गया और 4s में एक नोड 3 नोड होते हैं ना, तो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद में देखो ये क्या? 4s। तो 5s बनाते तो देखो यहाँ पे नोड यहाँ पे बना लेते, एक नोड तो हमारा ये वाला हुआ, उधर लिख लेते हैं इधर 5s। हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्या बनाना है? 5s। तो देखो एक नोड अगर मैं इसे न्यूक्लियस मानूं तो देखो एक नोड तो ये वाला हुआ वाइट वाला, एक नोड ये वाला हो गया, 2 नोड हो गए, एक नोड मेरा ये हो गया, 3 नोड हो गए। और कितने नोड है? 5s में 5 नोड। देखो एक नोड मेरा ये वाला, तो 1 देखो यहाँ से करेंगे 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड। क्लियर? इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो इतने नोड आए। अब देखो 4s के लिए, ये वाला 3s के लिए देखो यहाँ पे पहले नोड कम करेंगे। अगर हम किसके लिए निकालें? 3s के लिए निकालेंगे तो रेडियल नोड, तो देखो यहाँ पे करेंगे 3 कर देंगे यहाँ पे, और 3 में से अगर हम 1 कर दे 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 हमारा क्या हुआ? 2 हुआ। तो देखो 3s में कितने नोड होते हैं? यहाँ से बता सकते हैं 3s में कितने नोड होते हैं? 2 नोड होते हैं। तो भाई एक नोड तो हमारा ये वाला, दूसरा नोड ये वाला, 2 नोड हो गए। तो हम कह सकते हैं 3s में कितने नोड? 2 नोड। रेडियल नोड कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर? इसी टाइप से 4s में बता सकते हैं। देखो 4s में क्या करेंगे? देखो यहाँ से करेंगे, लिख दो यहाँ पे 4s। 4s में रेडियल नोड कितने होते हैं? n की वैल्यू कितनी है 4s में? तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू n 4 हो जाएगा, ये वाला नंबर होता है। s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 4 और सेम s तो हर जगह का कोई सा भी कितना है? s n s में n s के लिए n की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। n p के लिए n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, चाहे वो 10 हो, 10 भी हो, 12 भी हो, ठीक है। चाहे 100s भी है, 100s भी है, तब भी हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 हो गया। और जब 1 करेंगे माइनस तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 क्या 4s में नोड है। तो 4s में नोड कितने? नोड रेडियल नोड कितने? 4s में 3। 4s में कितने? 3। तो यहाँ पे देखो काउंट कर लो, 4s में 1 नोड, 2 नोड, 3। मतलब कि वाइट वाला जो होता है ये पोर्शन नोड होता है। तो वाइट पोर्शन मैंने शो किया है, ये क्या? नोड है। ये भी क्या हमारा? नोड है। जो वाइट पोर्शन है ये वाला हमारा नोड है, ये भी हमारा नोड है, ये भी हमारा नोड है। जहाँ ब्लैक है मार्कर से लाइन बनी हुई है, ये क्या हमारा? प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाइजन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कल हम बताते हैं आपको पी ब्लॉक में बताना कि कैसे निकालते हैं। वैसे तो निकाल फॉर्मूले से, तो इसी से निकालेंगे। पी में भी नोड किससे निकालेंगे? रेडियल नोड इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन उसका जो है, जो हम ऑर्बिटल दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे? तो देखो एक क्वेश्चन भी का एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो 2p के लिए हमें क्या निकालना है? रेडियल नोड। रेडियल नोड, तो रेडियल नोड है, देखो n की वैल्यू कितनी है? 2 है। और l की वैल्यू हमारी p के लिए कितनी होती है? देखो p के लिए n की कितना होता है? वैल्यू 1 होती है। तो p के लिए हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो हम इसी टाइप से इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। तो n -
जीरो होते हैं। 2p में क्या होता है, नोट जीरो होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2p, तो यहाँ पे नोट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है 2p, अगर हम कितना ले लें, 3p ले, यहाँ पे क्या ले लें, 3p ले लें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो n की वैल्यू 3, तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 होती है हमेशा 1 रहेगी, चाहे 4p हो चाहे 100p हो, तब भी n की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू 1, तो n इक्वल टू 3 माइनस 1 और माइनस 1 कितना आ जाएगा नोट, -2 में से माइनस के कितने हैं और प्लस के कितने 3 है, तो नोट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब ये नोट 1 आ जाएगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नोड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2p में क्या होती है, एक नोड आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड बोलते हैं। क्लियर, कल पढ़ाते हैं कि इसी टाइप से हमारा डी होता है। क्लियर, तो कल बताते हैं।